आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हालो 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 खाना खा लो खा लो खा लो खा लो हालो हालो खा के तो आए अभी। हाँ, ये तो ये हाल- लग रहा है तुम लोगों का साल का एंड का नई मस्ती शुरू हो गई है। मुझे इससे दया बहन याद आती अभी है। तो- ए हालो खाना खा के जाना। भाई साल खत्म होने में तो अभी 24 दिन बाकी है। बहुत होते भाई हैं 24 दिन है, 24 महीने नहीं है जिस हिसाब से अरे, बोला है। अब पता लग रहा है, वैसे तो पता नहीं लगे जैसे महीने गए जिस स्पीड से, अभी फील हो रहा है कि हाँ साल तो यार, बहुत जल्दी निकल गया वैसे साल ये तो वाला जल्दी तो। निकला है। हाँ अभी तो जनवरी चल रहा था, वापस जनवरी आ रहा हाँ यार, बर्थडे आ रहा है मेरा। है क्या अरे, गिफ्ट दे हाँ, रहा है मेरा मुझे? भी बर्थडे आ रहा है यार। है। तेरा भी जनवरी है। मेरा भी देगा, जनवरी है। मानस गिफ्ट देगा। मैं पार्टी लूंगा, मेगा पार्टी। मेगा यही पार्टी आज तक रेडियो के स्टूडियो में पार्टी हुई। केक कटेगा, सब में बटेगा। सब में बैठेगा। कपिल एक्साइड हो रहा है बैठे बैठे केक हाँ कटेगा, बढ़िया सब में बटेगा, पर पहले मानस को मिलेगा। ये तो पक्की बात है। वाह, ये अच्छी बात बोली। पर ये जरूर है कि यार मिड वीक ब्लूज है, तो मिड वीक बैठ के रिकॉर्डिंग कराओगे तो देखो थोड़ा सा तो थकान दिखेगी। थकान नहीं तो मस्ती लग रही है मुझे, मजा आ रहा है। मुझे भी मजे आ रहे हैं। मुझे ये तो आ रहा है ना, अभी ये 3 दिन की छुट्टी लेके आ अरे रहा है ना, छुट्टी ये लेके 3 दिन में भाई। सेकंड 5 दिन तो इसको आ रही है मस्तियाँ। अरे भाई मत ही जाए वहां, तो ना ही जाए हम। कमर की हालत ऐसी तैसी हो गई मेरी, बट ठीक है। अमन का बुढ़ापा एकदम ओ आ एक्सक्यूज मी गया है। मैडम, बुढ़ापा आया होगा तुम्हारा, ठीक है बुढ़ापा। बेटा ये जो कमर दर्द करती है ना, ये बूढ़े लोगों के लिए ही होता है, ये निशानी बुढ़ापा होता आए, है। मेरे दुश्मनों को लटक जाए सारे गाछ पे जाके पेड़ की। चलो हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड में। तो अभी अगर हम कोई भी पेमेंट करना चाहें तो फिलहाल हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, या तो कैश या यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे हो या फ़ोन पे या पेटीएम। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है डिजिटल रुपी, जो कैश की तरह एक लीगल टेंडर होगा, पर ये यूपीआई से काफ़ी अलग है। और वो कैसे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। आश्री ने बोला कि ऐसे 2 मोड्स ऑफ पेमेंट होते हैं, कैश और यूपीआई। कपिल उधार में भी करता है। ठोको। ओके, आई थिंक ये पॉडकास्ट भी उधारी पे ही चल रहा है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट जो है आर डिवाइसेस, जिसमें मैं, मानस और अमन बताएंगे इस साल के टॉप बजट फ़ोन्स कौन से हैं और हमारे टॉप पिक्स कौन से हैं। और तीसरे सेगमेंट अपसर्ड न्यूज़ में डिस्कस करेंगे फेक आईफोन के मार्केट के बारे में। मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। आश्री की उधार वाली बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। एक भी चेक नहीं आया अभी तक, मेरे को तो 2 साल हो गए करते हुए, तुम तो फिर भी अभी आए हो। एक चेक नहीं भेजा गया। कपिल, आप लोग ये नाम सुन लीजिए, कपिल देव और कुलदीप मिश्रा। कुलदीप मिश्रा जिनको आप 3 ताल में सुनते हैं, इनके यहाँ से एक चेक, एक समोसा नहीं खिलाया भाइयों ने 2 साल में। मैं तो क्या कुछ तो दे दो। चलो गाइस, हंसी मजाक तो होता रहेगा। हम बढ़ते हैं हमारे रुपी दे दो मेरे को, डिजिटल रुपी दे दो। एग्जैक्टली इसी बात पे हम बढ़ते हैं हमारे बिग टेक स्टोरी पे। तो डिजिटल रुपी आ गया है। मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो डिजिटल रुपी एक तरीके का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, यानी CBDC, जो RBI रेगुलेट करेगा। तो जैसे कैश होता है, बस वैसे ही ये डिजिटल फॉर्म में इंडियन करेंसी है जो लीगल टेंडर है। लेकिन जैसे अगर आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हो और आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसमें ऐसा नहीं होगा। डिजिटल रुपी के केस में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो जैसे आपको कैश आपके पास पड़ा रहता है, वैसे ही वो डिजिटल फॉर्म में आपका पैसा रहेगा। और ये 2 टाइप के डिजिटल रुपी लॉन्च हुए हैं, एक है रिटेल पर्पसेस के लिए और एक है होलसेल पर्पसेस के लिए। तो जिसका रिटेल पर्पसेस है, जो रिटेल यूनिट है बेसिकली, वो सेलेक्ट सिटीज़ में इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो है मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। और अभी फर्स्ट फेज़ में 4 बैंक्स के साथ RBI ने शुरू किया है, जो कि है
SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। फिर उसके बाद और भी बैंक्स इसमें शामिल हो जाएंगे और होलसेल यूनिट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल डिजिटल रुपी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग ही समझ रहे हैं। तो मानस, आपने भी काफ़ी रिसर्च करी है, हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है फुल फ्लेज्ड एक्सप्लेनर, जो आप फाइबर के हिंदी यूट्यूब चैनल पे देख भी सकते हो। तो मानस, आप क्या समझते हैं डिजिटल रुपी से? अच्छा, मेरे को आशीष ने बोला कुछ लोग को समझ में आ रहा है, कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है। कौन से लोग हैं जिनको समझ में आ गया है उनसे मिलवाओ, क्योंकि एक हफ्ता तो हमें हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं पहले मैं कह रहा हूँ एक हफ्ता तो हम लोग को हो गया आपस में डिस्कस करते हुए, और अभी भी कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं जो नई इन्फॉर्मेशन होती है, या जो अभी हम भी नहीं समझ पाए हैं। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब ये नया कॉन्सेप्ट ऐसा भी नहीं कि एकदम से पॉप हो गया है तो बस अभी तो ऑफिशियल हुआ है, बट इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो 1-1.5 साल से बात कर रहे हैं। जब शक्ति कांता दास ने पहली बार बोला था कि हम लेकर आएंगे डिजिटल रुपी, उस बात को 1.5 साल हो गया, और तब से ये न्यूज़ में तो था ही कि हाँ RBI कुछ ऐसा लेकर आ सकती है। स्पेशली जब निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बजट में जब कंफर्म कर दिया था कि इस साल के एंड से डिजिटल रुपी आ जाएगा, तब से ही CBDC को लेकर बहुत सारी बात हो रही थी। आई विल ब्रेक इट डाउन वेरी सिंपली, बिकॉज अगर बताने जाएंगे तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, जो आपके पास कैश होता है, जो आप बैंक से निकालते हो, विड्रॉ करते हो और यूज़ करते हो, जो आपके पॉकेट में, आपके वॉलेट में रखा है, कई लोग के वॉलेट में नहीं भी होता, बट ज़्यादातर लोग के वॉलेट में होता है उसका बस ये एक डिजिटल फॉर्मेट है, एक ऐसा वर्चुअल फॉर्मेट है जिसको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट इट इज़ स्टिल देयर, लाइक यू कैन डू ट्रांजैक्शंस यूजिंग दैट। तो जो आप लीगल टेंडर, जो आपकी करेंसी है, जो आपकी फिएट करेंसी है, उसी का बस ये एक डिजिटल वर्जन हो जाता है। और ये जो भी एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, जो कि इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, वो इशू करता है, इसीलिए इसे CBDC बोलते हैं, यानी सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, इशू डिजिटल करेंसी। तो ये बेसिकली मोटा मोटा जो फंडा है डिजिटल रुपी का, वो ये है कि जो आपका कैश, जो फिजिकल फॉर्मेट में हम जिसे जानते थे, उसका बस ये एक डिजिटल वर्जन है। अब इसके अंदर बहुत सारे इफ्स, बट्स, बुलेट पॉइंट्स, एस्ट्रिक्स हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वॉलेट में ये स्टोर होता है। तो जैसे आप अपना कैश को अपने वॉलेट में यूज स्टोर करते हो, वैसे ही डिजिटल रुपी का वॉलेट है, विच इज़ एन ऐप जो आपको डाउनलोड करना होगा। अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि RBI ने एक वीडियो निकाला था जिसमें उन्होंने दिखाया था कि वो ऐप का UI कैसा दिखेगा और एग्जैक्टली डिजिटल रुपी दिखेगा कैसा ऐप में। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई थी। लेकिन अभी क्योंकि ये सिर्फ सेलेक्ट सिटीज़ में अवेलेबल है, सेलेक्ट बैंक्स, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इट हैज़ नॉट कम फॉर द कॉमन मैन, अभी कॉमन मैन के लिए नहीं है। अच्छा, तभी मैं कोशिश करता रहा था, कल ICICI बैंक का देख के चल मैं भी ट्राई करता हूँ। हाँ भाई, ढूंढ के मतलब इसी से मैं थोड़ा पॉइंट ऐड कर लेती हूँ कि जो ये रिटेल यूनिट भी जो पायलट टेस्ट लॉन्च हुआ है, ये इसके भी अलग पर्पसेस हैं। मतलब रिटेल का तो जनरल पर्पसेस के लिए होगा, और जो होलसेल यूनिट होगी वो अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। अच्छा, मतलब बेसिकली कॉमन मैन, जैसे मैं, अमन या जो लोग सुन रहे हैं, अभी आप लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। जो रिटेलर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, वो इसे यूज़ कर पाएंगे अपने ट्रांजैक्शंस के लिए। बट येस, टेस्टिंग के बाद इवेंचुअली हम लोग को भी एक्सेस होगा, फिर हम भी बैंक के पास जाके अपने वॉलेट के अंदर रुपी लेकर आ पाएंगे। और मतलब डिस्कशन करने का पॉइंट यही है कि यार ज़रूरत थी क्या इसकी, एक तो मेन तो पहले तो वेदर इट वाज रिक्वायर्ड। ये इनोवेशन है, ध्यान भटकाया नहीं, इनोवेशन है, ध्यान नहीं भटकाया जा रहा। तू कहाँ खुद का भटक गया है? हाँ, मुझे भी ऐसे नहीं। पहले तो मैं अमन के डाउट्स पूछना चाहूँगी, क्योंकि अमन हैज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग डिजिटल रुपी, जो पॉडकास्ट से पहले आप बता रहे थे। पहले मेरे पॉडकास्ट से पहले मेरे बहुत डाउट्स थे, बट फिर मेरी मानस से बात हुई, फिर उसने एक चीज़ समझाई, फिर मुझे समझ आई। अब मेरी नई दिक्कतें हैं। पहले तो समझा, तो समझ में आया, एग्जिस्टेंस, हाँ मुझे सब समझ में आ गया, मुझे इसकी एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है। हाँ, कि मतलब देखो, इंटरनेट पे चलेगा वॉलेट, आपका वॉलेट जैसा आश्री ने बोला बनाया गया, बट अगर मतलब क्यों बनाया गया है? UPI भी तो है हमारे पास, इंटरनेट से वो भी चल रहा है, ठीक है। ये भी मानस ने मुझे कल चीज़ समझाई थी कि ओके ठीक है, वो तो एक इंटरफेस है, बीच का एक माध्यम है, और वो माध्यम हमने यहाँ पे हटा दिया, पर ज़रूरत क्या थी? That is the question. So the thing is, UPI और डिजिटल रुपी में दो सबसे मेजर डिफरेंसेस हैं। Definitely. सबसे पहला तो ये है कि UPI इज़ अ मोड ऑफ पेमेंट। हाँ, अगर आपके पास UPI वॉलेट में अगर पैसे होंगे, इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। मतलब आपको या तो वो कोई इट इज़ ऑल्सो लीगल टेंडर, बट यू आर जस्ट स्टोरिंग दैट लीगल टेंडर इन अपना जो आपका वॉलेट है उसके अंदर। मतलब देखो, पैसा तो पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं, जो भी आपका पैसा है,
वो एक तरह का, हाँ वो एक तरह का वो सर्विस PSP बोलते हैं, बेसिक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो गया आपका, गूगल पे, पेटीएम, सब जो होते हैं, और उनको यूज़ करके आप वो जो आपका लीगल टेंडर है, आपकी करेंसी थी उसको आप बेचते थे। अब इस केस में ई-रूपी क्या है, ये अपने आप में एक लीगल टेंडर है, तो इसके लिए आपको कोई UPI या जरूरी नहीं है कि आपको जरूरत है, आप डायरेक्टली बेच सकते हो। बट अगेन फ्यूचर में हो सकता है कि आप UPI के थ्रू भी भेजो, वो बंद करवा देंगे ई करेंसी। क्या हुआ था, UPI बंद करवा? नहीं, UPI इस गवर्नमेंट का सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। अच्छा है ये मैं मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू करे, कुछ आप दिस इज द मोस्ट बेस्ट, कभी नहीं पता, बट दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल प्रोजेक्ट दैट दिस गवर्नमेंट हैज पुल ऑफ। भाई लोगों ने फोन, यार वो कैश रखना बंद कर दिया है, चले जाओ आप ऑटो वाले से लेकर टॉफी वाले सब ले रहे हैं यार। एग्जैक्टली, इससे ज्यादा सक्सेसफुल तो मुझे लगता नहीं इंडिया में कोई डिजिटल प्रोजेक्ट हुआ है। एनीवे, कमिंग बैक टू डिजिटल रुपी वर्सेस UPI, तो एक तो मेजर यही डिफरेंस हो गया कि डिजिटल रुपी अपने आप में ही एक लीगल टेंडर है और उसके लिए आपको कोई मिडिलमैन की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेट करा गया मेरे हिसाब से, जस्ट समझाने से उसको। और दूसरा मेजर डिफरेंस है, तो अभी क्या होता है ना, बेसिकली हर बैंक एक वो प्रोवाइड करता है, उनके वो होते हैं हैंडलर्स, ओके, जो बेसिकली पेमेंट्स उनके लिए हैंडल करते हैं, थर्ड पार्टी जो भी हैंडलर्स होते हैं। तो हाँ, तो वो अब जैसे मैं SBI बैंक अकाउंट यूज़ करती हूँ, यूज़ HDFC, ठीक है, तो इन दोनों बैंक्स को हर दिन के एंड में जितने भी UPI ट्रांजैक्शंस हुई हैं दोनों बैंक्स से रिलेटेड, उनको सेटल करना पड़ता है। मतलब अगर SBI से HDFC में 10,000 का पेमेंट हुआ है और SBI और HDFC से SBI में 15,000 का हुआ है, तो 5,000 का सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम्बरसम और हैसल हो जाता है बैंक्स के लिए। ये भी इसलिए होता है बिकॉज सबके हैंडलर भी अलग अलग होते हैं सारे बैंक्स के। एग्जैक्टली, लेकिन डिजिटल रुपी में क्या है, ये डायरेक्टली RBI मैनेज और रेगुलेट कर रहा है, तो इसमें हैंडलर्स और सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कैश देते हो ना, तुरंत सेटलमेंट हो जाता है, वैसे ही डिजिटल रुपी जब आप उससे पे करोगे या पैसे लोगे, उसी टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। बैंक्स को कुछ अलग उसके बाद बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो बैंक्स के लिए भी इजी प्रोसेस है, बिकॉज RBI जैसे कैश RBI प्रिंट करता है और सारे बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वैसे ही वो या डिजिटल रुपी प्रिंट, मतलब प्रिंट तो नहीं करेगा बट डिजिटल रुपी क्रिएट करेगा और वो बैंक्स को दे देगा अलोकेट करने के लिए, हम लोगों को या कस्टमर्स को। बैंक सीधे सीधे हमें दे देंगे, बीच में कोई और प्रोसेस, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ इन्वॉल्व नहीं है। एग्जैक्टली। और RBI ने एक ब्लॉग में ये भी लिखा था कि ये इसलिए भी लॉन्च हुआ है डिजिटल रुपी, क्योंकि जब कैश प्रिंट होता है और इतना ज़्यादा कैश प्रिंट होता है, उसका पूरा मैनेजमेंट होता है, तो वो अपने आप में ही बहुत कम्बरसम है और बहुत ज़्यादा वेस्टेज है, बिकॉज अगर आप अभी देखोगे ना, और पैसे भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाते हैं उन सारे प्रोसेस में। रिसेंटली जैसे जो 2000 के नोट थे, उन लोगों ने प्रिंट करने बंद कर दिए बिकॉज उसके प्रिंटिंग में इशू आ रहा था। अब अच्छा प्रिंट कर लोगे, उसके बाद क्या होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, पहुंचाना, वो अपने आप में एक चैलेंज है। वो गाड़ियों में बंद होके इतने लोग उसके साथ लगते हैं, सिक्योरिटी लगती है, वो पहुंचाती है, उसमें फिर बीच में कुछ भी हो सकता है। और फिर कैश लेके वो ATM में जाया जाता है, ATM के उसमें जो भी हर एक ATM में पहुंचाया जाता है। एग्जैक्टली। और उसमें भी कई बार होता है कि फिर हम देखते हैं कितने ATMs दे रन आउट ऑफ कैश बिकॉज आप टाइमली पहुंचा नहीं पा रहे। तो मे बी ये हो सकता है कि हाँ, इनको लगता है अगर डिजिटल रुपी हम क्रिएट करेंगे तो ये सारा जो प्रोसेस, सारा हैसल है, ये खत्म हो जाएगा। मतलब देन यू कैन इजीली एक्सेस इट ना, बस आपको क्रिएट करना है, आप घर बैठे बैठे भी उसको एक्सेस कर लो। एग्जैक्टली। एक लेम सा सवाल है मेरा, तो जैसा अभी आश्री ने बोला कि सेटलमेंट की बीच में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो बहुत बार हम UPI पेमेंट्स करते हैं, इंटरनेट बेस्ड होएगा ऑफ कोर्स, राइट? और तो कैसे चलेगा? UPI मतलब हमारे बीच में बहुत बार पेमेंट्स अटक जाती हैं, राइट? दिखाता है योर पेमेंट हैज़ बिन, मतलब समथिंग 3 days लगेंगे आपको करने में। तो डिजिटल रुपी के केस में क्या होगा? वॉलेट में आ जाएगा ना वापस, मतलब फंसेंगे वैसे, उसमें भी कुछ सीन है? फंसने का क्या हो सकता है? देखो अभी सब कुछ एक तो असम्पशन है। मैं अपना असम्पशन ही बता, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे चलेगा। नॉट यूज्ड इट येट। बिकॉज मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपने, जैसे मैंने ना अपने वॉलेट में पैसे रखे हुए, अभी फिजिकल वॉलेट में मेरे को 100 रुपये देने, मैं लेकर आया, अमन आज ऑफिस ही नहीं आया, मैंने 100 रुपये निकाले वॉलेट से, अमन नहीं आया, क्या करा, वॉलेट में वापस डाल दिए, ठीक है। वैसे ही जो डिजिटल फॉर्म है, मेरे को अमन को 100 रुपये भेजने, मैंने वॉलेट से ट्रांजैक्शन शुरू करा, अमन के पास नहीं गया तो वापस मेरे वॉलेट में आ जाएगा। अच्छा, मतलब पैसे नहीं फंसे, क्योंकि यहाँ पे तो जैसे मान ले मैंने तुझे 100 दिए, अब यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व नहीं है ना। UPI पेमेंट करते टाइम क्या होता है कि जब पेमेंट हम इनिशिएट करते हैं, वो जो भी आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वो पहले बैंक को कांटेक्ट करेगा, वहाँ से पैसे चेक करेगा, लेगा,
फिर आगे दूसरे बैंक पे ले जाने की कोशिश करेगा, उसमें फंस गया तो उसको फिर वापस वो तीनों चैनल पे जाना पड़ेगा। इस केस में वो चैनल्स नहीं है, आप ऑलरेडी वो पैसा निकाल चुके हो और आपके पास आपके मोबाइल के वॉलेट में जहाँ पे भी रखा हुआ है। नहीं, हाफ ऑफ द टाइम ये इंटरनेट कनेक्टिविटी डॉजी No, digital rupee will work without internet also. This is the biggest point. So फिर तो अच्छा है यार, ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली। एक पल में मतलब मेरे लिए तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। पर अब ये तो कॉन्सेप्ट तो देखो समझा दिया क्या है, कैसे काम करेगा, क्यों हुआ, बट सवाल तो बनते हैं बहुत सारे। सवाल बहुत सारे। सबसे पहला तो सवाल है कि डिजिटल रुपी का वो क्या था मतलब इंट्रोड्यूस करने का। अब तो बहुत मीनिंगफुल है, इंटरनेट के बिना चल रहा है भाई, नहीं चाहिए पर UPI नहीं, पर पता है यूपीआई भी विदाउट इंटरनेट चलता है। अरे नहीं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, ओके, तुम हाउ टू मत घुसाओ, देखो भी नहीं हाउ टू मैं घुसा, बट एटलीस्ट देयर इज अ वे दैट यू कैन यूज यूपीआई विदाउट इंटरनेट। बट ये इधर मैं थोड़ा सा भरा हूँ, देखो कि मुझे नहीं लगता अमन कह रहा है इट मेक्स सेंस एंड ऑल यार, इट डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस फॉर मी। वाई? बिकॉज लेट्स गो बैक, थोड़ा सा पीछे जाते हैं और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया पहले ये समझते हैं डिजिटल रुपये। क्योंकि घर बैठे बैठे ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मैं आश्री को उस दिन एक एग्जांपल दे रहा था, आश्री ने बोला नहीं मेरे को नहीं समझ में आ रहा। मैं तेरे को कि जैसे IPL बनाने के लिए एक ICL लगी थी, याद होगा? अगर जी ने एक स्पोर्ट्स छोटू नहीं था, वो बहुत बड़ा लीग था जो उन्होंने IPL के कंपैरिजन में एज अ रिबेल लीग शुरू किया था। इट केम बिफोर IPL, राइट, कि BCCI के अगेंस्ट हमने शुरू करा। और बिकॉज BCCI थोड़ा पैनिक कर गया, अरे ये होगा तो सारे प्लेयर्स छोड़ के चले जाएंगे, दे स्टार्टेड देयर ओन लीग, अपना IPL शुरू करा। और क्या किया, जो भी प्लेयर्स ICL में जा रहे हैं उन सबके ऊपर बैन लगा दिया ताकि वो सब भग के वापस IPL में आ जाए। ठीक है, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। अब कुछ यहाँ पर इधर भी ऐसा ही हुआ। What happened? Couple of years back, ये क्रिप्टो करेंसी started booming suddenly out of nowhere. आपके एलॉन मस्क का भी बड़ा हाथ था, बट यस, बिटकॉइन, डोजेकॉइन, एथीरियम, रिपल, ये सब बहुत बड़े हाउस होल्ड नेम्स हो गए थे। एकदम बच्चा इन्वेस्ट कर रहा था यार। एंड देन सडनली द गवर्नमेंट रियलाइज कि यार अगर ये ऐसा चलता रहा, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो यार मैं देख रहा था 18 साल के 20 साल के बच्चे जिन्होंने जिंदगी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे पहले, मतलब आप 22 साल 23 साल के बंदे को कन्विंस करने जाओ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो बोलता था नहीं यार म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट सब खराब है, पैसा डूब जाएगा। या 18 साल के बच्चे एकदम बेफिक्र हो गए, क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं। नाउ द फर्स्ट साइन इज गवर्नमेंट पैनिक्स कि भाई यार अगर ऐसा होगा, एक इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है बिकॉज कोई गाइडलाइंस नहीं है, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, यू आर समवेयर वीकनिंग द इकोनॉमी बाय टेकिंग दैट मनी आउट ऑफ द सिस्टम। सेकंड, फ्रॉड्स होने लग गए। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज देखो जब लोग ऐसे पैसे डालते हैं क्रिप्टो में तब तो उन्हें दिखता है ईजी मनी, पर जब पैसे का स्कैम हो गया तो फिर जाता है गवर्नमेंट को ब्लेम करने कि भाई हम पैसे, अब कोई जब रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ से लाए गवर्नमेंट पैसा? बैंक आज के डेट में फ्रॉड कर देगा तो RBI बैठा है, अगर स्टॉक मार्केट में फ्रॉड हो गया SEBI बैठा है, यहाँ पे कोई भी नहीं था। सो देन दे रियलाइज्ड कि यार ये तो नहीं चलने वाला, ऐसे तो बहुत पैसा सिस्टम से बाहर जा रहा है, तो हमें कुछ ऑल्टरनेट भी देना पड़ेगा। सर रेगुलेट करने से काम नहीं चलेगा, रेगुलेट करोगे तो लोग रेस्टलेस हो जाएंगे, क्या करें? सो एक ऑल्टरनेट लेकर आते हैं। ऑल्टरनेट क्या था? डिजिटल रुपी। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल रुपी केम इनटू एग्जिस्टेंस। नाउ माय प्रॉब्लम विद दैट इज कि लोग ना यार क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनके लिए कन्वीनियंट था कि मतलब ओ मेरे को अपने बैंक में पैसा नहीं रखना, या ओ मेरे को अपने वॉलेट में पैसा नहीं रखना, मल्टीप्लाई कर रही थी वो चीज। Exactly. और ओवरनाइट मतलब लोग रातों रात लखपति करोड़पति बन रहे थे और इतना ज़्यादा उस चीज़ को ब्रैग करते थे कि भाई मैंने 50,000 के फला ढिमका कॉइन खरीद लिए 10 पैसे वाले, और ये तो देख एक हफ्ते में इतना पैसा हो गया, निकाला, उस पर टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा। सबसे बड़ी बात, मतलब एकदम फ्री इनकम, वो वाइट का ब्लैक, ब्लैक का वाइट, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, तो डिजिटल रुपी डज नॉट सॉल्व दैट पर्पस। डिजिटल रुपी आपका कभी ग्रो तो होगा नहीं, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट टूल, इट्स नॉट गोइंग टू, इट्स वैल्यू इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज। सो टू मतलब टू पुट इट एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्रिप्टो, मेरे लिए इट डजंट मेक सेंस। बिकॉज आपने ना एक आप बच्चा गया लॉलीपॉप मांग रहा था, मेरे को लॉलीपॉप खानी है, आपने उसको गुड़िया के बाल पकड़ा दिए, मतलब क्या मतलब? क्यों? बस हाथ में कुछ पकड़ाना था इसलिए। नो बट आई टेल यू समथिंग, फॉर इंडियन सिटीजन्स अब क्रिप्टो में क्या है, आपको 30% टैक्स आपको इनकम पे देना पड़ेगा अगर आपने क्रिप्टो में जो भी अभी अब आ गया है ना, हो ना, अभी लेटेस्ट हम बात करें तो। लेकिन डिजिटल रुपी में आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है। टैक्स तब होगा ना जब इनकम होगी, इनकम ही नहीं है। अग्रीड, बट ऑलरेडी जब क्रिप्टो पे 30% आपने टैक्स लगा दिया इनकम पे, तो आप ऑलरेडी डीमोटिवेट कर रहे हो इंडियन सिटीजन्स को टू यूज क्रिप्टो एंड टू बी इन द क्रिप्टो मार्केट, राइट?
Now they have launched digital rupee and since this is a pilot test, I really think यार ऐसे ही इतना I'll tell experts you ने what, launch see, नहीं किया, कुछ तो इसके अगर मैंने वो होगा बैकग्राउंड में. द वे इनकम टैक्स वर्क्स इन क्रिप्टो इज, मैंने 1 लाख रुपए के क्रिप्टो कॉइन खरीदे, उनकी वैल्यू 2 लाख रुपए हो गई, तो मेरे को टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 1 लाख पे 1 लाख पे देना पड़ेगा. 30% में टैक्स दूंगा तो ही मैंने 70,000 रुपए कमा लिए. डू आई हैव अ मोटिवेशन हियर और नॉट? आई एम मेकिंग दैट 70,000 रुपीज इवन आफ्टर दैट 30% टैक्स. मैं 70,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो एक मोटिवेशन इन्वॉल्व है. डिजिटल रुपी में अगर मैंने 1 लाख के डिजिटल रुपी कन्वर्ट करवा भी लिया अपना कैश, तो 1 लाख ही है. 1 लाख ही रहेगा. क्या करूँगा उसका? मेरे को बस एक मनी मैनेजमेंट और मेरा स्किल बढ़ा दिया तुमने. मतलब ऑलरेडी कम थे जो क्लासेस मेरे पास कि मैं पहले अपना नेट बैंकिंग मैनेज करूं, यूपीआई मैनेज करूं, मोबाइल वॉलेट्स मैनेज करूं, कैश मैनेज करूं, फिर मैं अपने SIPs या इन्वेस्टमेंट्स है वो मैनेज करूं, अब मैं डिजिटल रुपी भी मैनेज करूं. आई थिंक सो. No, that's these are सो दैट इज माई प्रॉब्लम. मतलब दैट इज द रीजन व्हाई आई थिंक कि ये ना आपने ले तो आए हो आप मार्केट में ये चीज़, आपने वो नया झुंझुना पकड़ा तो दिया बच्चों को खेलने के लिए, पर वो शायद खेलेंगे नहीं उससे. और इसको मेन स्ट्रीम लाने में भी बहुत दिक्कतें आएंगी, और मेन स्ट्रीम आएगा भी कैसे? लोग, इनका मोटिवेशन क्या रहेगा लोगों के लिए बेसिकली यूज करने का? यूपीआई को जैसे सामने लाए थे ये स्टेप बाय स्टेप. अगर आप देखो उसमें भी पेच फंसेगा. अगर आप इसको मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हो, पुश करते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं यूपीआई को काटोगे. मैं खुश हो गया था अभी, बाय द वे इट विल वर्क विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी. देन मैं इस पे खुश हुआ, इस पे मैंने गुस्सा हुआ ना कि हाउ टू मत गुस्सा. बाय द वे ये कैसे चलेगा बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी? किसके लिए भी कुछ उल्टे सीधे फोन नंबर मिलाने पड़ेंगे? नहीं, वो नहीं पता कि फोन नंबर तो नहीं. नो, बट देन फोन नंबर, द थिंग इज अभी डिजिटल रुपी मैंने ना तो ई वॉलेट खुद यूज किया, ना मैंने उसको देखा है, राइट? बट सिंस RBI is saying this can work without internet, so maybe the app works without internet. Maybe कुछ जुगाड़, maybe there is something कुछ in the हाँ, एक दो चीजें क्लेम कर रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा. बट वो ये कि मेन स्ट्रीम मेरे को आई हैव अ लॉट ऑफ ऐप, मतलब मेरे को तो प्रॉब्लम है. मतलब एप्रीहेंशन छोड़ो, एक होता है कि डाउट है कि सक्सेसफुल नहीं होगा, मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से भी प्रॉब्लम है कि आप ना, बिकॉज थोड़ा सा इट डजंट लुक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ये थोड़ी सी RBI की जिद भी थी कि भाई हमें कंट्रोल चाहिए, ऐसे कैसे ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म या क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसा जा रहा है. देन गवर्नमेंट आल्सो हैड टू सॉर्ट ऑफ सरेंडर टू दैट कि भाई आप, इट्स योर प्रीमियर इंस्टीट्यूशन यार, आपकी कौन इस समय ओवरऑल हम कितनी बार खुद बात कर चुके हैं रिसेशन का, इकोनॉमिक क्राइसिस का, और आप देख रहे हो पैसा सिस्टम से बाहर जाए जा रहा है. तो RBI भी तो कल को बोलेगा ना, भैया कैसे चलाऊं देश, पैसा तो तुम सारा बाहर निकलवा दे रहे हो, रुकवाओ तो मेरे पास. टैक्स लगा दिया क्रिप्टो पे, डेफिनेटली डेंट तो लगेगा क्रिप्टो मार्केट पे, बट जिसको बड़ी गेम खेलनी ना भाई आश्री, वो अभी भी खेलेगा. मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको तो लोग क्रिप्टो का ऑल्टरनेटिव देखना भी नहीं चाहिए ना, देखेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट. है ही नहीं कोई, मतलब जो आइडिया था कि हाँ क्रिप्टो का ऑल्टरनेटिव क्रिएट करते, वो तो फेल है यहाँ नहीं है. उल्टा आप जो आपका शायद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अच्छा डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन है, शायद आप उसी को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हो. बट देन अगेन वी कुड आल्सो बी रॉन्ग. मतलब मे बी ये एकदम यूपीआई की तरह गेम चेंजर. पर आई थिंक मुझे ये क्या लगता है कि कॉमन यूजर्स के लिए डिजिटल रुपी इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक्स को जितना सेटलमेंट करना पड़ता है, जितना पूरा कम्बर्सम प्रोसेस है, सिंस वी आर कॉमन मैन वी डोंट नो हाउ कम्बर्सम एंड हैसलमेंट इट इज. बट फॉर डिजिटल रुपी एवरीथिंग इज जस्ट थ्रू RBI. ओके, सो मे बी इन द background, since we are common man, we don't know how the technicalities is happening in the background. Why do banks have to do that settlement? It's because they are involved and because we make the payments. That is why they have to eventually settle, right? So if you are saying that कि हमारे लिए इतना सेंस नहीं बनता, पता नहीं इतना इफेक्टिव होगा, तो हम पेमेंट ही नहीं करेंगे, सेटल क्या करेंगे? Even if we are paying, even if we are using digital successful, फिर तो हो गया, फिर तो निकल गया. See, this is what I am saying. तो वो या तो कुछ तो भी I think होगा purpose. ये एक जो मेरे को पॉसिबिलिटी दिखती है वो मे बी ये हो सकता है कि आगे जाके हमारी ATM पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए. क्योंकि अभी आज की डेट में क्या होता है, जैसे अगर कहीं कैश पेमेंट करनी है, अगर इतना ही आसान है, अगर इतना ही अच्छा, तो हम ATM ढूंढने भागते हैं. हाँ, अभी यूपीआई में दिक्कत होती है. मुझे ना वैसे एक बंदा उस दिन एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था किसी ने, कपिल, ज़्यादा सुनना, कपिल का आज इंटरेस्ट जा रहा है थोड़ा सा. तो भाई बंदे ने बोला कि एक दुकान वाले ने, किसी से बात हो रही होगी, क्या दुकान वाला बोल रहा है कि सर यूपीआई तो हमारे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ हुई है. क्यों? कह रहे पहले क्या होता था ना कि बंदा उतने की शॉपिंग करता था जितने उसके पास जेब में पैसे होते थे. अगर पैसे नहीं है तो ATM ढूंढना पड़ेगा आसपास पेमेंट करने के लिए. कह रहे जब से यूपीआई आया पैसे है नहीं है, मतलब नहीं है भाई, बंदा फटाफट यूपीआई पेमेंट करके शॉपिंग करके चला जाता है. तो अब अगर डिजिटल रुपया आ गया तो एक और
लेयर ऑफ वो आ गया। और एक और चीज़ है एक्चुअली डिजिटल रुपी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो आई थिंक फॉर बिगर पेमेंट्स और मे बी फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स दैट कुड बी हेल्पफुल, क्योंकि दैट इज वन लेयर। इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेडिंग वगैरह के लिए मे बी यू कैन यूज इट, दैट इज वन वे। जो गवर्नमेंट के ट्रेड्स वगैरह होते हैं, ऑयल परचेज, और सिंस ये आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो लोगों का ट्रस्ट बहुत है एज कम्पेयर टू अदर मोड ऑफ पेमेंट। अगर हमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करने हैं तो आई थिंक डिजिटल रुपी तब भी यूजफुल हो सकता है। ट्रस्ट इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसी तो रहेगा, बट या बाकी जितने भी आपके मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है, यूपीआई, एनईएफटी, ये सब भी तो इवेंचुअली तो आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो उनसे उनके कंपैरिजन में अगेन वहाँ पे नहीं, उनके कंपैरिजन में तो नहीं बोल रही हूँ, बट आई थिंक फॉर होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट फॉर कॉमन मैन। इवन सो जो होलसेलर रिटेलर से पेमेंट कर रहे हैं वो भी इन्हीं मोड्स के थ्रू करते हैं, अभी उनके पास भी कोई अलग से डिफरेंट कोई चैनल तो नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ये तो है। तो ठीक है, मतलब ओके, एज अ कॉन्सेप्ट आया है, लेट्स सी क्या कहा जाता है। तो हमारे पास पहले आए तो मे बी दैट इज व्हाई इन्होंने शुरू में हमारे लिए करा भी नहीं इंट्रोड्यूस कि पहले एक बार रिटेलर लेवल पे। यार मुझे लग रहा है थोड़ा सा शोशा है जस्ट टू टेक योर अटेंशन अवे फ्रॉम व्हाटएवर वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, बिकॉज आपने सारे रेगुलेशंस डाल दिए। लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत करा कि आप सिचुएशन को डिफिकल्ट बना रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हो। तो एक मैसेज भी आता है कि भाई हम टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, हम वो क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थे, वो बिटकॉइन अनरेगुलेटेड मार्केट के अगेंस्ट थे, बट हम देखो ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी के साथ खड़े, हम अपना खुद का लेकर आ गए। Maybe that is the message that you're trying to send. And also the message, so मैंने एक ट्वीट पढ़ा था एक सीए का, तो उन्होंने लिखा था कि जो दो बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेगा सीबीडीसी वो है कि छोटे छोटे एरियाज़ में, गांव में एटीएम नहीं होता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होता है, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए। ये मेरे को भी लगता है कि सबसे, मैंने बोला 5 मिनट पहले कि सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को शायद ये लगता है गोइंग फॉरवर्ड, एटीएम पर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जहां पर भी आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है ट्रांजैक्शंस के लिए, बीट एटीएम, बीट छोटे छोटे कई जगह पे बैंक के ब्रांचेस होते हैं विड्रॉल वगैरह के लिए, हो सकता है आपकी उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाए, उसकी जगह आप डिजिटल रुपी ऑनलाइन अप्लाई करके स्मार्टफोन्स को पुश करना पड़ेगा टियर 3 सिटीज में भी। स्मार्टफोन्स, हाँ ये भी आई थिंक दे आर ऑलरेडी पुशिंग टियर 2 3 तक। नहीं यार बहुत मुश्किल है अभी भी, बिकॉज जैसा इसने स्मार्टफोन्स के लिए बोला, टियर 3 सिटीज में यूपीआई भी अभी भी प्रॉब्लम है, बहुत जगह नहीं पहुंचा यूपीआई। इवन टियर 2 में भी मतलब ठीक है, हिट एंड मिस रहा है अभी तक। तो ये था हमारा डिजिटल रुपी का डिस्कशन। बातें होंगी अभी। हाँ अभी आई थिंक ये नॉन स्टॉप टॉपिक, क्योंकि अभी तो ये लॉन्च हुआ है, वो भी सिर्फ इसका पायलट टेस्ट लॉन्च हुआ है। लॉन्च हुआ है पर ये 2023 में हो सकता है सबका मालिक टेक के 1-2 एपिसोड इसी के ऊपर हो जाए और डिजिटल रुपी पर। एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी आज की बिग टेक स्टोरी। हमने जाना कि डिजिटल रुपी कैसे यूपीआई से अलग है और कैसे एक नया फॉर्म ऑफ करेंसी, वो है डिजिटल करेंसी, जैसे आपका कैश है वैसे ही है लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में है। और ये 2-4 चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक तो सबसे पहले ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा और गवर्नमेंट को जो प्रिंटिंग कॉस्ट उठानी पड़ती है वो सब ये रिड्यूस करेगा। और आई थिंक जो छोटे छोटे शहरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है और एटीएम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत कम है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो डिजिटल रुपी से रिलेटेड तो हमें ट्वीट और कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस। तो आज का सेगमेंट थोड़ा हमारा अलग होगा क्योंकि हर एपिसोड में हम लोग नए नए डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन क्योंकि ये साल का एंड है, दिसंबर आ चुका है, तो हम इस महीने सबका मालिक टेक के सेगमेंट 2 में, विच इज़ आवर डिवाइसेस में, हम बात करेंगे टॉप फ़ोन्स या टॉप TWS या टॉप स्मार्ट वॉचेस, जो भी टॉप डिवाइसेस है हर कैटेगरी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की कैटेगरी है हमारी बेस्ट बजट फ़ोन्स ऑफ 2022। तो अमन, आपका कौन सा टॉपिक है? देखो, बजट को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। एकदम एग्जैक्टली बजट तो नहीं बोलेंगे रिलेटिवली अफोर्डेबल स्मार्टफोन, क्योंकि लोगों के एस्पिरेशंस भी तो बढ़ गए हैं। बोले तो मिड रेंज स्मार्टफोन, थोड़ा सा बजट वो भी बनता है। मैं बात करना चाहता हूँ नथिंग फोन 1, जो इस साल लॉन्च हुआ था। एक नई स्टार्टअप कंपनी है, कालपे ने OnePlus को छोड़ा। बोल लिया नथिंग को, ये लोंडा स्टार्टअप बोल लिया, खुदा से डर। तो जितना पे 1 लाख यूनिट बेच दिए उन्होंने।
तो 1 लाख 10 लाख कितना भेजा है? कल कर दिया ना ऑफिशियल, इतने यूनिट बेच चुके हैं अपने नथिंग डिवाइसेस के सारे मिला 1 लाख नहीं, ज्यादा बेचे हैं। 10 लाख होगा वही तो 500,000 कुछ पहले मैंने सुना, तब सुना था, अब तो ज्यादा हो गया होगा। तो तू मतलब उसको तू स्टार्टअप बोल रहा है? नहीं, स्टार्टअप इसलिए क्योंकि स्टार्टअप और एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड में डिफरेंस होता है ना बेचारे। खैर, वो हम लोग आज स्टार्टअप के बारे में बात नहीं करते हैं। कमिंग बैक टू नथिंग फोन 1, 10 लाख प्रोडक्ट्स है भाई, है ना, nothing 10 के लाख sold। बेच दिए ना, तो बस। हाँ तो यार अच्छी बात है। मतलब नथिंग फोन 1 इज़ अ ब्रिलियंट स्मार्टफोन इन माय ओपिनियन। अब मैंने तो, जब मैं एक ट्रांजिशनल फेज में था उस वक्त जब नथिंग फोन 1 आया था, मतलब ना मैं पिछली कंपनी का था ना मैं इस कंपनी का था, मैंने तो अपने पैसों से ख़रीदा था उस फ़ोन को, ख़रीद के टेस्ट आउट करा और मतलब एकदम अच्छा लगा। यूनिक एक्सपीरियंस, क्लिफ लाइट्स मिलते हैं, क्लीन सॉफ्टवेयर मिलता है, प्राइस भी मुझे मतलब सही लगा। 778 प्रोसेसर भी बहुत लोगों ने बोला कि भाई क्यों डाला, देखो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। मतलब 778 और 870 क्यों नहीं, आई एम श्योर अभी मानस का यहाँ पे ध्यान जा रहा है। नहीं बट नहीं डिड यू ठीक है, लाइक द मैं कैमरा ऑफ द also okay। नथिंग फोन 1? हाँ, कैमरा ऑफ द नथिंग फोन 1 डेफिनेटली, आई थिंक सो इट दे हैव डन अ रियली गुड जॉब। मतलब मैं तो आईफोन 13 प्रो की फोटोज का डे लाइट, नॉट गोइंग टू द नाइट फोटोज, तो देखो एक कलर ट्यूनिंग होती है हर एक कंपनी की अपनी अपनी, ठीक है। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से आप कोई भी फोटो लेते हो ना, वो डिटेल्ड होनी चाहिए, उसका डायनामिक रेंज सही होना चाहिए, कलर्स सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरे हिसाब से नथिंग डिड अ ब्रिलियंट जॉब, आई थिंक सो। बड़ी न्यूट्रल है, ना ज़्यादा सैचुरेटेड होते हैं ना ज़्यादा डल होते हैं। तो फ़ोन 1 अच्छी फ़ोटोज़ खींचता है। और फ़ोन 1 के पीछे मतलब इतनी यहाँ पे इस साल बहुत लोगों ने पसंद किया, मैंने किया, जिन्होंने नहीं भी किया डेफिनेटली इंट्रीग थे। तो फ़ोन 2 की तरफ बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है कि भाई फ़ोन 2 अभी नहीं आएगा। हाँ तो वही, वो अभी नहीं आने वाला है। कालपे ने कंफर्म करा है कि भाई अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं, नॉट इवन इन 2023। नहीं आएगा। जनवरी में हमने नथिंग के इंडिया हेड का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा भी हमारा फोन लाने का कोई प्लान नहीं है। फोन तो बहुत आराम से बाद में आएगा, जुलाई में लॉन्च कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, कुछ भी बोलते हैं वो, बट हाँ ये कि एटलीस्ट 3-4-5 महीने में तो कोई प्लान नहीं है लोग का लाने। नहीं तो सोचो अराउंड वही जैसे 1 साल के बाद फोन को आप एक्सपेक्ट करो, और नॉट कमिंग एनी टाइम सून। और एक और चीज़ है, उसने कालपे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है फ़ोन, उसका सॉफ्टवेयर सब कुछ अच्छा है, बट ही ऑल्सो सेड वी आर फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। द नथिंग फोन 1 इज सपोज टू गेट 3 years ऑफ एंड्रॉइड OS अपडेट्स, ठीक है। पर यार तुम क्या फोकस कर रहे हो यार, अभी पहला 13 तो ला के दे दो अपडेट। बोला ना साल के एंड तक आई नो, नहीं साल के एंड तक नहीं, ही सेड अर्ली 2023। अब अर्ली 2023 तो जनवरी भी होता है, जून भी होता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। आई होप कि मतलब फर्स्ट क्वार्टर में तो आ ही जाए सब यार। इसमें लेट हो रहा है, मतलब अगर आप 3 साल OS अपग्रेड्स प्लान करो, सैमसंग ने कहाँ तक निकाल दिया। बट ओवरऑल यू लाइक द नथिंग फोन 1, राइट? ये बात तो ये कहीं और ही ले जा रही है। मेरे को फोन इसलिए अच्छा लगा था बिकॉज इट्स, आई लाइक द फैक्ट दैट इट वाज अ स्पेशलिस्ट फोन। मतलब मैंने उस समय अपने रिव्यू में कहा था कि जैसे फुटबॉल में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, चलो उसकी बात कर लेते हैं कि फुटबॉल में अगर आप 11 मिडफील्डर खिला दो टीम के अंदर, टीम नहीं बनेगी ना। आप 11 स्ट्राइकर खिला दो, यू नीड स्पेशलिस्ट फॉर एवरी रोल। एक डिफेंडर चाहिए, गोलकीपर चाहिए। अब स्मार्टफोन मार्केट में क्या हो गया ना, लेटली एवरीबडी वांट्स टू डू एवरीथिंग। सारे गेमिंग फोन है, सारे कैमरा फोन है, सारे बड़ी बैटरी वाले हैं, सब में फास्ट चार्जिंग है, सबका डिस्प्ले बड़ी। देयर इज नो स्पेशल, अगर इफ आई वांट समथिंग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस, ऑप्शंस नहीं है, स्पेशली इन द मिड रेंज। हर कोई ऑलराउंडर बनना घूम रहा है। वो नहीं, हमारे एक ऐड आता था पहले कि इंडिया में एडवाइस तो फ्री में मिल जाती है, हर चीज़ का एक्सपर्ट है यहाँ पर, या वही हो रखा है। तो नथिंग का मुझे अच्छा लगा कि भाई ये सब प्रिटेंशियस गेम में नहीं गए, नहीं है हमारे पास उतना बढ़िया कैमरा, नहीं है हमारे पास बहुत बढ़िया फास्ट चार्जिंग, हम चार्जर दे भी नहीं रहे बॉक्स के अंदर। हम बना रहे हैं भाई एक फ़ोन जो मस्त दिखता है, मस्त चमकता है, बजता बढ़िया है, एकदम एक लिफ इंटरफेस डाल दिया है। अगर आपको डिज़ाइन अप्रिशिएट करते हो, एस्थेटिक्स अप्रिशिएट करते हो, देन दिस इज द फोन फॉर यू विद अ डिसेंट परफॉर्मेंस। आई एम वी आर नॉट इवन सेइंग कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मेंस। दैट वे आई लाइक द फैक्ट कि हाँ यार दिस इज व्हाट वी नीड। मतलब it's giving a run for the money to even the high end phones also, by the way. If you talk about the design, सारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन एक से ही हो गए, सारे फोन से सारे एंड्रॉइड एंड वेरी बोरिंग डिजाइन एंड ऑल ऑफ दैट सेम। थोड़ा सा एक हटके फोन आया। एटलीस्ट ये बोल्ड डिसीजन तो लिया कि हाँ भाई एक ही चीज करूंगा पर वो बढ़िया करूंगा, नहीं करना मेरे को सब कुछ। So according to me, Nothing Phone 1, if you have a mid-range budget, इस साल का मुझे मतलब 30 से 35 हज़ार के अराउंड का Nothing Phone 1 so the best bang for the buck था। और अभी भी अगर आप एक हट के फ़ोन खरीदना चाहते हो 2022 का, Nothing Phone 1 is the way to go। On to you, Manas।
iQOO Neo 6. After saying all that कि भाई सब हर कोई सब कुछ करना चाह रहा है, my pick is iQOO Neo 6 because वो सब कुछ करता है. उसके पास बढ़िया डिस्प्ले है, बढ़िया AMOLED डिस्प्ले है उसके पास, बढ़िया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, बढ़िया मस्त ठीक ठाक डिजाइन है, जबरदस्त प्रोसेसर है. 870 प्रोसेसर अंडर ₹30,000 इज अ वेरी गुड डील. बहुत कम फोन आपको मार्केट में मिलेंगे जो 870 प्रोसेसर के साथ आते हैं और अंडर ₹30,000 है. गुड डिसेंट फास्ट चार्जिंग, गुड बैटरी ऑल्सो. प्रॉब्ली दी ओनली इशू, एक थोड़ा दिक्कत लोगों को हो सकता है वो सॉफ्टवेयर से हो सकता है. ये वो फन टच OS जो है, छूते ही मजा जिसमें बोलता हूँ Vivo का फन टच. तो प्रॉब्लम उस फोन के ना, हाँ, बट ओवरऑल आई थिंक अंडर दैट प्राइस पॉइंट अगर किसी को एक काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए, स्पेशली अगर आप गेमिंग वगैरह का शौक रखते हो, गेम्स खेलने का शौक रखते हो, कैमरा भी काफ़ी डिसेंट है. बाय द वे लोगों ने कैमरा के बारे में उस फ़ोन की उतनी बात नहीं करी, बट अपने हिसाब से प्राइस के हिसाब से काफ़ी डिसेंट कैमरा है उस फ़ोन का. तो आई थिंक परफॉर्मेंस कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड चॉइस. बजट भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा और कई फ़ोन जो 40-45 हज़ार तक आते हैं उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको इस फ़ोन में मिल जाएगी. इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 28 पे आई थिंक ये लॉन्च हुआ था, अभी शायद और कम में मिल जाएगा. 25-26 के राउंड मिलता है. बट देखो प्रॉब्लम इसकी यही है, 870 प्रोसेसर इन्होंने यूज तो कर लिया, ठीक है, बट 870 की दिक्कत यही है. द रीजन व्हाई 870 वाज नॉट यूज्ड इन द नथिंग फोन 1 एंड व्हाई दे वेंट विद द 778 वाज कि 778 एक नया प्रोसेसर है और सिर्फ केवल वही नहीं, वो फ्यूचर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर वर्जन्स को भी सपोर्ट करेगा. समथिंग दैट द 870 इज लिमिटेड, बाय द वे, एवरीवन शुड नो. आई थिंक सो क्या 13 एंड्रॉयड 13 या 14 तक का ही सपोर्ट है 870 का. 14 तक मिल जाएगा. तो 12 पे आया था, 13-14 तो ये एक लिमिटेशन है. पर मेरे को बस यार इसमें ये भी ना, जो iQOO का एक फोन ले रहा है ना साथ में, आई डोंट थिंक सो. गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है. वो 2.5 साल से ऊपर चलाएगा भी नहीं, लेट्स बी ऑनेस्ट. इधर वो 2.5 साल का अच्छा फोन है. अरे बट नहीं चलाते लोग, मतलब जो कंज्यूमर मेंटालिटी है उधर, वो 2.5 साल के ऊपर नहीं चलाते. बढ़िया भी होगा तो भी वो 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं चुल आ जाती है कि यार इससे बेटर कुछ लेके निकाल दो इसको, ठीक है, एक वो रहता है. तो उस हिसाब से इट्स नॉट दैट बिग एन इशू. 2.5 साल का आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट 3 साल का ही मिलेगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3 साल खींच लोगे ना. 4 साल तो कोई iQOO Neo 6 नहीं चलाने वाला, ठीक है. तो उस हिसाब से फ़ोन ठीक है एंड गेमिंग के हिसाब से बढ़िया है. पर मैं कंज्यूमर मेंटालिटी की बात करूँ तो मेरा जैसे पिक है OnePlus Nord CE2 Lite. प्योरली ऑन कंज्यूमर मेंटालिटी. एग्जैक्टली, वाई. सो आई टेल यू, जैसे अभी मेरे एक दोस्त को फ़ोन लेना था 30,000 के अंदर, तो मैंने उसको iQOO ही सजेस्ट किया बिकॉज आई रेड अ लॉट ऑफ रिव्यूज. उसने बोला ये कौन सी ब्रांड है? एग्जैक्टली, उसने बोला ये कौन सा ब्रांड है, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता यार iQOO कौन सा ब्रांड है. मैंने तो सुना ही नहीं, है तो मेन स्ट्रीम है ही नहीं. अरे मुझसे 1-2 लोग बोल चुके हैं ऑलरेडी. लोगों को पोको नहीं पता यार अभी तक, इतने साल हो गए, 2-3 साल. प्रो मैंने सजेस्ट करा, बोलते 10T क्यों ना ले. अरे कमाल हो, मैं क्या, तुमने पूछा क्यों मुझसे सवाल, फिर खुद ही करना. लोगों को अभी भी पोको जैसी ब्रांड्स या iQOO ब्रांड्स नहीं है, रिकॉल नहीं है. दिस इज अ फैक्ट. एग्जैक्टली, एंड दिस इज द रीजन कि अगर तो मेरा बजट, जैसे मैं 20,000 में टॉप बजट स्मार्टफोन बताऊं इस साल का, तो ऑन पेपर मुझे OnePlus Nord CE2 Lite लगता है. क्योंकि एक तो सबसे पहले ब्रांड परसेप्शन, अगर हम 20,000 के अंदर फ़ोन्स देखें तो लोग कंज्यूमर मेंटालिटी के हिसाब से या तो सैमसंग लेंगे या OnePlus लेना चाहेंगे, क्योंकि रेडमी, रियलमी, पोको और शाओमी, इन सब का जो मार्केट है वो एकदम अलग है. और जो सैमसंग, OnePlus और मे बी नथिंग, इन सब का मार्केट एकदम अलग है. अरे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर किसी को 20,000 के अंदर OnePlus का फ़ोन इससे पहले लेना था, ऑप्शन ही नहीं था. बिकॉज द चीपेस्ट OnePlus फ़ोन यूज्ड टू बी एट 25,000-26,000 रुपीज़. अमन के चेहरे का एक्सप्रेशन मैं देख चुका हूँ, मैं एग्री करता हूँ उससे कि भाई OnePlus Nord CE2 Lite में मुझे भी बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स दिखे थे. अगर मैं ऑन पेपर दूसरे फ़ोन उस कैटेगरी में रखूँ, रेडमी के, रियलमी के, तो स्पेक्स वाइज उनसे वीक लगता है. बट देन अगेन, जो मैं पॉइंट नथिंग फ़ोन 1 के लिए रख रहा था, नॉट एवरीबडी केयर्स अबाउट स्पेक्स, नॉट everybody wants an all-rounder phone. They want a reliable soft experience, mostly on the software end. Exactly. जिसके लिए OnePlus ने अपना नाम तो बना लिया है. अभी चाहे लेटली जो भी चल रहा हो हमें पता है, कॉमन मैन तक वो चीज़ें नहीं पहुंची हैं. तो उनको क्या होता है, OnePlus के साथ एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है. OnePlus के साथ एक थोड़ा सा ना ब्रांड रिकॉल बेटर है और ट्रस्ट मिलता है, जो सैमसंग के साथ भी. अगर सैमसंग के भी फ़ोन देखोगे उस प्राइस पॉइंट पर कंपेयर करोगे दूसरों से, स्पेक्स वाइज हल्के से 19-20 वीक ही रहते हैं, बट वो एक्सपीरियंस जो सैमसंग देता है वो दूसरा रेडमी या रियलमी नहीं दे पाता. But you guys have used the OnePlus Nord CE2 Lite, right? I mean, would you suggest somebody terrible phone? Please save your money, invest in a Samsung instead. अगर उस प्राइस में सैमसंग भी बेहतर है. मतलब इतना खराब, इतना घटिया फ़ोन मैंने यूज़ नहीं करा पूरे साल में यार. मैं हाँ मतलब मैं भी बोलूँगा सैमसंग का कोई फ़ोन ले लो, बट अदरवाइज यार ठीक है, इट्स नॉट
और भाई जम के बिका है फोन, ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्ड बिका के है, phones तो दैट बहुत इज द बिके हैं। रीजन अ लॉट ऑफ पीपल जो उनका 20,000 का बजट है उन लाइक यार नॉर्ड लेंगे, कितने हर दूसरे जनों के हमें नॉर्ड लेके घूमते हैं नॉट आजकल। CE2 अभी सेल में जाता हुआ देखा मुझे बहुत बार 20-21 हज़ार का, तो मैं बोलता हूँ 20-21 हज़ार है ना वो लो। CE2 लाइट मतलब सॉफ्टवेयर, तू बोलते सॉफ्टवेयर अच्छा है, क्या करूंगा इतने गंदे सॉफ्टवेयर, इतनी गंदी स्क्रीन पे इतने अच्छे UI को देख वी आर के। टॉकिंग अबाउट नॉन टेकी पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको फोन खरीदना है, जो आईफोन अरे पर जैसे ब्रांड्स नॉर्मल लोगों नहीं के पास जानते भी हैं। आंखें होती हैं, उन्हें भी अच्छा और बुरा यार देख ये वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, जो ऑडियंस OnePlus Nord CE2 Lite के लिए जाएगी ना, दैट विल बी एन ऑडियंस कमिंग फ्रॉम अ 3-year-old अंडर 10,000-12,000 वाला फोन, ठीक है, और 2-year-old अंडर 10,000-12,000 वाला फोन। वो ऑडियंस नहीं होगी जो Note 10 Pro Max लास्ट ईयर का यूज कर रही थी और उसको Exactly. खरीदना है। वो ऑडियंस होगी जो Realme का C सीरीज का या फिर Redmi नंबर सीरीज, Redmi 5, 6 सब कुछ 10,000 वाले जाएंगे फॉर सब 20,000 फोन, No, exactly. समथिंग लाइक हाँ, दैट। जिसने If they want to spend more this time. बिकॉज जिसने 2-3 साल पहले 10,000 के नीचे का फोन लिया था, टारगेट ऑडियंस वहीं से आ रही है। 10-12 हज़ार का फोन लिया था 2-3 साल पहले, वो आज के रेट में 20,000 वाला एक्सपीरियंस चाहिए ना उसको 2-3 साल हो गए अच्छा, वो एक्सपीरियंस पे होते हुए। step करेगा थोड़ा सा, हाँ। दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज व्हाई यू सी कि आज की रेट में यार 20,000 या 30,000 के सेगमेंट में ज्यादा फोन लॉन्च होते हैं एज कम्पेयर टू 10,000 जो 5 साल पहले होता था। बिकॉज अब लोग थोड़ा सा एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ रही है, बेटर एक्सपीरियंस चाहिए, Right. फोन हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो उस ऑडियंस ने कभी वो स्क्रीन, उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है यार, ये एक्सपीरियंस मिल रहा है, बिकॉज 10,000 में उसको वो एक्सपीरियंस भी नहीं मिल रहा मिलता था। है। और तब के टाइम पे तो यार क्या रिफ्रेश रेट के मतलब लैगी डिस्प्लेज होते थे, बहुत दिक्कतें होती थी यार। तब तो ब्राइटनेस की कोई बात नहीं करता था, पीक ब्राइटनेस, आज तो इतना कॉमन टर्म हो गया ये। या एग्जैक्टली। तो ये थी हमारी आज की 3 डिवाइसेस। मानस ने हमें बताया iQOO Neo 6 और अमन ने बताया Nothing Phone 1 और मैंने बताया OnePlus Nord CE2 Lite के अमन बारे को में। भी कुछ बताना है। M13 खरीद लो 5G वाला। ये 13,000 भरा पड़ा में है Galaxy। कि भाई OnePlus Nord मत खरीदो। नहीं, नॉर्ड खरीदो, कह रहा नॉर्ड CE2 Lite मत खरीदो। CE2 Lite मत Nord खरीदो। CE2 एंड व्हाट जितना आर यू अच्छा है ना। रिकमेंडिंग? सैमसंग? अरे मैं बोल रहा हूँ मतलब, मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब 13,000 का सैमसंग खरीद लो, वो भी बेहतर है। अरे यार। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज अपसर्ड न्यूज। तो मानस आज क्या है हमारी अपसर्ड न्यूज? अपसर्ड न्यूज़ है नोएडा पुलिस के बारे में। नोएडा पुलिस ने किसी को पकड़ा है। किसको पकड़ा है? बस हो गई अपसर्ड न्यूज़। बताओ News यार, ये पूरी है। कहानी सुनाओ। ये भी न्यूज होती है भाई। अरे नोएडा पुलिस ने काम किसी कर को रहा है। पकड़ा है। नोएडा पुलिस ने पकड़ा है एक गैंग को। वो गैंग एक ऐसी गैंग थी जो बेसिकली फेक आईफोन्स जो है उन्हें बेच रही थी मार्केट के अंदर। ये लोग क्या करते थे, कहीं से आईफोन्स खरीदते थे बहुत सस्ते सस्ते कम पैसों में। उसके बाद ये ऑनलाइन जाकर एक वेबसाइट के थ्रू इनकी जो ओरिजिनल सी दिखने वाली पैकेजिंग जो होती है, रिटेल पैकेजिंग आईफोन की, वो परचेज करते थे। उस पैकेजिंग के अंदर इन नकली फ़ोन को बंद करते थे और उसके बाद आईफोन 13 जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 70% ऑफ। हाँ, वो 30%, 70 नहीं, इतना नहीं बेवकूफ इतना है अच्छा, तो लोग। इतना ही नहीं। थोड़ा प्रॉफिट भी तो कमाएंगे। 30% ऑफ, 25% ऑफ दिखाइए, करीब 50 से 55 हज़ार के बीच में इन सारे फ़ोन्स को लोगों को बेच रहे थे। और ऐसे कुछ उन्होंने शायद 125 फ़ोन बेच दिए थे और करीब 4.5 लाख रुपए के जो फ़ोन है सीज करें नोएडा पुलिस ने। तो ये न्यूज़ है कि मतलब जो फेक आईफोन्स हैं, गैंग है बेसिकली ऐसी पूरी यार जो नकली आईफोन बेच रही है। और लोग कन्विंस भी आते हैं बिकॉज अगर आप ऊपर से पैकेजिंग देखोगे तो आपको एकदम ओरिजिनल पैकेजिंग की तरह लगेगा। से फोन भाई, अरे खोलने नहीं देते ना यार। अगर आप खोलने भी रिटेल नहीं बॉक्स देते देख रहे हो तो आपको हो सकता है देखो बाहर इन हैंड आपको एक डेमो यूनिट के तौर पे असली आईफोन रखा हुआ है, आपको दिखा दिया ये वाली क्वालिटी, यही है आईफोन, जैसा कौन सा सरोजनी में होता है, कौन सा कलर चाहिए बताओ। ये देखो, ये खरीदोगे एयरपोर्ट्स प्रो। और एप्पल की वो पैकेजिंग भी तो देखा पीछे पील ऑफ जो आता है तो वो सब हाँ सही बात है। लगा के बैठे। आप जब खरीद लोगे, पैसे दोगे, घर जाओगे, घर जाके जब खुशी खुशी सारी फैमिली बैठी होगी और खोलोगे तो देखोगे अरे भाई धोखा, बाबूजी का ठुल्लू। पर इनफैक्ट काफी लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि वो फेक आईफोन है। जो गलेबल बायर्स बहुत हैं सारी भाई, चीजें उनको हैं। थोड़े पता ना चले कि नकली आईफोन और असली आईफोन में फर्क कैसे करते हैं। क्योंकि हाँ, ये अच्छा सवाल है। अब यार फिर वो टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो तुम लोग बोलोगे कि भाई तुम यार कॉमन मैन के नहीं, आई हिसाब से थिंक बताओ। इसका सिंपल सा एक तरीका है। अच्छा, वो है कि IMEI नंबर होता है हर एक फ़ोन का, हाँ तो वो आप चेक करो कि उस जो आपने आईफोन सबसे पहले तो यही चीज़ है, अगर IMEI नंबर नहीं है तो वो फेक है फ़ोन।
ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि डब्बे पे IMEI नंबर लिखा ही नहीं होगा, अगर डब्बे पे लिखा भी है सेटिंग्स में जाके देखो फोन की सकता है, वहाँ पे ना मिले। भाई तगड़ा स्कैम होने लग गया आजकल तो। वो क्या बोलते हैं, वारंटी भी आ रहे हैं। तुम लोग एप्पल की वेबसाइट पे चाइनीज वाले मैंने वीडियोस देखी हैं एक्चुअली। हाँ, तो ये 14 Pro Max के क्लोन्स आ गए, ठीक है। मतलब वो नंबर तक वो आप एप्पल की वेबसाइट पे डालोगे, उसका दिखाएगा, फ्लैश करेगा कि भाई तुम्हारी वारंटी एक्टिव है। हाँ, तो इन लोगों ने भी गिर गए हैं ये लोग। यही तो किया इन लोगों ने। कस्टमर्स को क्या दिखाया, एक ऐप के थ्रू IMEI फेक IMEI नंबर भी दिखा दिया। मतलब फेक फोन तो बेच रहे हो इतना। भाई दूसरी चीज पता है क्या, जैसे चलो आप गलती से लेकर भी आ गए फोन, मान लो आपने दे भी दिया, घर आके ऐसे आप डब्बा खोल के फोन को चालू करोगे तो आईफोन फेक हो सकता है, iOS फेक नहीं हो सकता। अरे ऊपर से स्किन लगी हुई होती है भाई। अब मैं जो क्या समझाऊं, उसका जो सॉफ्टवेयर होगा वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ दूसरा सॉफ्टवेयर वो रन कर रहा होगा। वो सॉफ्टवेयर देख के आप समझ जाओगे कि एप्पल का फोन नहीं है। चलो सॉफ्टवेयर भी आपने रेप्लिकेट कर दिया कहीं ना कहीं। अबे यार, होता है, ठीक है। अगर कर लिया, मैं कह रहा हूँ चलो कर लिया, मान लिया, एप्पल आईडी तो मांगेगा साइन इन करने के लिए, शुरू करने के लिए। अगर एप्पल आईडी भी नहीं मांगी तो वहां तो पकड़ लो कि भाई ये गलत फोन लेकर आ गए हो। अब तो मान लो कि हाँ, अभी ऐसा कुछ उम्मीद रख के कुछ नहीं होगा। अभी मुझे देखना है भाई, ये फेक आईफोन दिखता कैसे होगा। गफ्फार चलते हैं। अरे मिलते हैं, 10,000 में मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं। मैं तो बोलता हूँ, अरे वहीं चल के बनाएंगे ना, मार्केट में से लेकर हाँ बेटा, तू तो चोरी करवाएगा, मैं तो जाऊंगा बिना कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा। मैं ज्यादा कुछ लेके अपने साथ। वहाँ तो खाली हाथ जाओ और नकली फोन लेके आओ। वहाँ चल के ऐसा करेंगे, वहाँ चल के सबको ना पकड़ा देंगे 2,000 रुपए और बोलेंगे क्या क्या खरीद के लेकर आ सकते हो, लेकर आओ। मेरे दोस्त के साथ एक्चुअली हुआ है। हम वहाँ पे नोकिया का एक फ़ोन खरीदने गए थे, बहुत पहले की बात है। एक पत्ते वाला फ़ोन आता था, नोकिया का पत्ते जैसी शेप का था, बड़ा अच्छा था। तो N सीरीज़ का फ़ोन था। एक लेने गए थे, दुकानदार ने दिखाया था, हमने पैसे भी दिए थे, ठीक है। और लिटरली पता नहीं कब उनकी क्या हाथ की सफाई है, और हम डब्बा लेके दिखा दिया, ठीक है भैया ये आपका डब्बा है, सब कुछ हो गया। घर आए, ईंट निकला अंदर डब्बे से, और उसने वो कब करा बीच में हमें समझ ही नहीं आया। वापस गए हम लोग? वापस गए, नहीं माना वो। ऑब्वियसली वो तो नहीं मानेगा फिर। तो ऐसे भाई मुझे तो बड़ा डर लगता है गफ्फार में। मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं ले गई अपने साथ। हाँ, मैं तो आज तक गई नहीं। फिर मैंने PlayStation 4 खरीदा था गफ्फार से, और जिस दिन मैं खरीदने गया था मैंने 25,000 का असली खरीदा। इस बार दोस्त ने मुझे रेकमेंड करके भेजा था कि किस दुकान पे जाना, पर तब भी अपने डाउट्स के साथ आई ओनली वेंट विद 25,000 रुपीज कैश इन माई फ्रंट पॉकेट विद माई राइट हैंड इन द फ्रंट पॉकेट, एंड आई डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स विद मी। मैं अपना फोन घर क्या करना है, एक मेट्रो कार्ड लिया था, सीधा आया, करोल बाग उतरा, अपना गया गफ्फार, उठाया। ये वाला PlayStation जरा सही निकला, ये वाला सही था, हाँ सही था। बट यस, कमिंग बैक टू आईफोन, ऑफ कोर्स अगर आप आईफोन वगैरह खरीद ले हो, ट्रस्टेड सोर्स से खरीदो। 50-60 हज़ार रुपए का परचेज है, और 50,000 रुपए दे ही रहे हो जब, मतलब 53,000 का बेच रहे थे ये लोग यार। उससे कम तो यार फ्लिपकार्ट दे रहा था 48-49, वो भी छोड़ो, तुम एप्पल स्टोर जाओ या कभी डिस्काउंट में अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे ही खरीद लो, और खरीद अगर 50,000 का मिल जाएगा, एक बैंक का ऑफर एंड ऑल। तो वाले ऐसा भी नहीं कि यार मेरे को कोई बोले कि यार आधे प्राइस पे दे रहा हूँ तो मैं कटवा के भी आऊँ, ठीक है भाई, ये तो सेम प्राइस पे दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। मुझे आया अभी ईमेल ऐसे ही स्कैम का कि ओमेगा कॉन्स्टलेशन आप खरीदो, पता नहीं कुछ 80% डिस्काउंट पे दे रहा है, 70,000 रुपीज़ का खरीद लो, लाखों की घड़ी होती है। मैं बोला हाँ सालो तुमसे खरीदूंगा मैं। हाँ, तो वही ऑफिशियल सोर्सेज से खरीदो, और अगर खरीद भी रहे हो तो चेक करो, IMEI नंबर चेक करो, और सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हो कि उसका IMEI नंबर है क्या। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड न्यूज़, और आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आए। हमने डिजिटल रुपी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया कि वो UPI से कैसे अलग है, और इसके क्या यूज़ केसेस रहेंगे, और कैसे ये हेल्पफुल भी रहेगा एज़ कम्पेयर टू कैश और UPI। और हमने दूसरे सेगमेंट आर डिवाइसेस में बात करी iQOO Neo 6 के बारे में, नथिंग फ़ोन 1 और OnePlus Nord CE2 Lite। और हमारे लास्ट सेगमेंट में तो हमने आपको बताया ही फेक आईफोन्स के बारे में। हमें ट्वीट करके ज़रूर फीडबैक्स दीजिएगा @aajtak.radio, और ईमेल भी कर सकते हैं radio@aajtak.com। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।